देखिए बायोमोलिक्यूल्स में टॉपिक एंजाइम्स में हमारा नेक्स्ट टॉपिक है कॉम्पिटिटिव इनिबिशन या कॉम्पिटिटिव इनिबिटर्स। कॉम्पिटिटिव इनिबिटर्स वो होते हैं जो एंजाइम की एक्टिव साइट के साथ compete करते हैं, जहां पर कि सबस्ट्रेट भी बाइंड करता है और एंजाइम की एक्टिविटी को कम करते हैं। मतलब कॉम्पिटिटिव इनिबिटर सेम साइट पे बाइंड करेगा जहां पर कि सबस्ट्रेट। तो सपोज मैं ये यहां पर दिखा रहा हूं, ये एंजाइम है हमारा और ये एंजाइम की एक्टिव साइट है, सबस्ट्रेट है और इनिबिटर है। आपने दोनों को कम कंसंट्रेशन में लिया है, यानी हमारा जो पहला हम रिप्रेजेंटेशन दिखा रहे हैं, दोनों सबस्ट्रेट और इनिबिटर अपनी लो कंसंट्रेशन में है और इन दोनों की स्ट्रक्चर ऑलमोस्ट सिमिलर है, थोड़ा बहुत डिफरेंस है। तो क्या होगा कि इनिबिटर और सबस्ट्रेट दोनों इस साइट के लिए compete करेंगे, एक्टिव साइट के लिए। तो यहाँ पर इनिबिटर बाइंड हो सकता है और यहाँ पर सबस्ट्रेट बाइंड हो सकता है। तो इस केस में दोनों कंसंट्रेशन में कब थे, तो यहाँ पर इनिबिटर बाइंड हो गया, इनिबिटर यहाँ पर बाइंड हो गया और बाइंड होके अब ये एंजाइम इनिबिटर के साथ रिएक्शन देगा या नहीं देगा। यानी जो आपका एंजाइम है वो इनिबिटर के साथ, इनिबिटर को यूज करके प्रोडक्ट भी बना सकता है कोई, और हो सकता है ये इसके साथ कोई रिएक्शन ना दे, वो मैं आगे एक्सप्लेन करूंगा। अब देखिए हमने क्या किया, इस केस में इंक्रीज कर दिया कंसंट्रेशन ऑफ, इंक्रीज द कंसंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट। हमने यहाँ पर सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन को इंक्रीज कर दिया, तो यहाँ पर जो आपका सबस्ट्रेट है अब इस इनिबिटर को यहाँ पर रिप्लेस कर देगा, यानी इसको हटा देगा और हटाने के बाद यहाँ पर खुद ऐड हो जाएगा। अब इसका एंजाइम इसके साथ प्रोडक्ट को फॉर्मेशन कर देगा। यानी कॉम्पिटिटिव इनिबिशन में अगर हम सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन बढ़ा देते हैं, ज़्यादा कर देते हैं, तो वो इनिबिटर के साथ हटा के उसकी जगह पर आ जाता है और अपनी रिएक्शन देता है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि कॉम्पिटिटिव इनिबिशन में जो इनिबिटर है वो सबस्ट्रेट के साथ रिवर्सिबल बाइंड करता है, यानी ये बाइंड होने के बाद यहां से हट भी सकता है और इसकी बाइंडिंग एंजाइम के साथ इनिबिटर की नॉन कोवेलेंट बॉन्ड से, इसलिए यहां पर इसको सबस्ट्रेट पॉसिबल है कि इसको रिप्लेस कर दे। यहां पर इसके एग्जांपल हम थोड़ा डिटेल में स्टडी करेंगे। इनिबिशन, पहला एग्जांपल है इनिबिशन ऑफ सक्सिनिक डिहाइड्रोजेनेज बाय मेलोनेट। ये आपने सक्सिनिक डिहाइड्रोजेन क्रैब साइकिल में एक एंजाइम है और जिसका जो सबस्ट्रेट है वहाँ पर वो सक्सिनेट है, लेकिन यहाँ पर इस एंजाइम का इनिबिशन मेलोनेट से भी हो सकता है, क्योंकि मेलोनेट और सक्सिनेट की स्ट्रक्चर में सिमिलरिटी है। इनिबिशन ऑफ अल्कोहल डिहाइड्रोजनेज बाय मिथेनॉल, ये दूसरा एग्जाम्पल है। देखिए जब अल्कोहल को हम ड्रिंक करते हैं तो हमारी बॉडी में अल्कोहल जाने के बाद या तो स्टमक में हम कह सकते हैं या फिर हम लीवर में एक एंजाइम होता है अल्कोहल डिहाइड्रोजनेज, जो कि अल्कोहल को यानी C2H5H को ब्रेक करके एसिडल्डिहाइड में चेंज कर देता है। लेकिन अगर मिथेनॉल भी साथ में है तो मिथेनॉल क्या करता है कि वो भी अल्कोहल डिहाइड्रोजनेज के साथ compete कर सकता है, बाइंड हो सकता है और फिर ये मिथेनॉल को फॉर्मल्डिहाइड में ये एंजाइम चेंज कर सकता है और फॉर्मल्डिहाइड हमारे लिए टॉक्सिक है, तो वो हमें हमारी डेथ कर सकती है। तो कॉम्पिटिटिव इनिबिशन के हम यहाँ पर अब आगे मैं इसमें एक्सप्लेन कर रहा हूँ डिटेल में कि कैसे इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन होता है। अब इसके एग्जाम्पल देखते हैं। देखिए एग्जाम्पल 1 है हमारा अल्कोहल डिहाइड्रोजनेज, हमारे लीवर में होता है ये एंजाइम, और जो इथाइल अल्कोहल है उसको ये उस पर एक्ट करता है और उसको चेंज कर देता है ये एसिटल्डिहाइड में, और ये नॉन टॉक्सिक होता है ये प्रोडक्ट। ठीक है, इसका जो कॉम्पिटिटिव इनिबिटर है वो मिथेनॉल है।
तो मिथेनॉल भी इस एंजाइम के साथ बाइंड कर सकता है अल्कोहल डीहाइड्रोजिनेज के, और इसको फॉर्मल्डिहाइड में चेंज करता है, और ये कंपोनेंट टॉक्सिक है। यानी इसका अगर मैं एग्जांपल दे, कोई इंडिविजुअल अगर अल्कोहल को, इथाइल अल्कोहल को ड्रिंक करता है तो उसकी बॉडी उसको नॉन टॉक्सिक एसिटल्डिहाइड में चेंज कर देती है, जिससे कि उस इंडिविजुअल पर कोई इम्पैक्ट नहीं हो पाता। लेकिन अगर वो इंडिविजुअल गलती से मिथेनॉल ले ले, तो मिथेनॉल वैसे तो खुद में तो अपने आप टॉक्सिक नहीं है, लेकिन आपकी बॉडी में जाने के बाद अल्कोहल डीहाइड्रोजिनेज उसको फॉर्मल्डिहाइड में चेंज कर देता है, जो कि एक हाईली टॉक्सिक है। वो इंडिविजुअल को ब्लाइंड कर देता है और इंडिविजुअल की डेथ भी कर देता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो अल्कोहल डीहाइड्रोजिनेज है उसका कंपटीटर आपका मिथेनॉल है, तो मिथेनॉल के साथ रिएक्शन करके वो फॉर्मल्डिहाइड बना देगा, जो कि एक हाईली टॉक्सिक कंपाउंड है, और वो हमारी डेथ कर देगा। ठीक है, तो इस केस में आप देख रहे हो कि अल्कोहल डीहाइड्रोजिनेज कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर के साथ भी रिएक्शन दे रहा है, लेकिन वहाँ पर आपके प्रोडक्ट डिफरेंट है, इस केस में डिफरेंट है। तो अगर हम इसका एडवांटेज देखें कि ह्यूमन लाइफ में इसका क्या एडवांटेज हो सकता है, अगर कोई इंडिविजुअल गलती से मिथेनॉल को इनटेक कर लेता है और टाइमली हमें पता चल जाता है, तो डॉक्टर्स क्या कर सकते हैं, उसको हाई कंसंट्रेशन में इथाइल अल्कोहल दे सकते हैं, और इथाइल अल्कोहल वहाँ पर compete करेगा और वो मिथेनॉल को रिप्लेस करके वहाँ पर बाइंड हो जाएगा, और उसका रिजल्ट क्या होगा कि उसकी बॉडी में एसिटल्डिहाइड बनेगा, न कि फॉर्मल्डिहाइड। तो मिथेनॉल पॉइजनिंग को हम इथेनॉल देने के बाद उसको रिमूव कर सकते हैं या उसके टॉक्सिक इफेक्ट से बच सकते हैं। दूसरा एग्जाम्पल आपके एनसीईआरटी का है कि आपने क्रेब्स साइकिल पढ़ी होगी, तो क्रेब्स साइकिल में एक एंजाइम है सक्सिनेट डीहाइड्रोजिनेज, और सक्सिनेट डीहाइड्रोजिनेज क्या करता है कि वो सक्सिनेट एक केमिकल है, इंटरमीडिएट है, उसको फ्यूमेरेट में चेंज करता है। इसका अगर वहाँ पर इनहिबिटर आपकी बॉडी में या जहाँ पर भी क्रेब्स साइकिल हो रही है, वहाँ पर अगर आप क्या करो कि मेलोनेट दे दो, मेलोनेट भी प्रेजेंट हो, तो मेलोनेट ये इनहिबिटर है, ये सक्सिनेट डीहाइड्रोजिनेज के साथ ये भी बाइंड हो जाएगा, लेकिन यहाँ पर कोई रिएक्शन नहीं होगी। यानी हम कह सकते हैं कि ये जो आपका सक्सिनेट डीहाइड्रोजिनेज है, इसकी एक्टिविटी मेलोनेट की प्रेजेंस में कम हो जाएगी, क्योंकि मेलोनेट सक्सिनेट डीहाइड्रोजन को ऑक्युपाइड कर लेगा और कोई भी प्रोडक्ट नहीं बन पाएगा। तो हम इन दो एग्जाम्पल को कंपेयर करके यहाँ पर देख सकते हैं कि एक में तो आपका कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन में प्रोडक्ट भी बन रहा है इनहिबिटर के साथ, और दूसरे केस में कोई प्रोडक्ट नहीं बन रहा है। यानी कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन में जो इनहिबिटर है वो एंजाइम के साथ प्रोडक्ट भी बना सकता है और प्रोडक्ट नहीं बना सकता है। अब हम तीसरा इंपॉर्टेंट एग्जांपल लेते हैं इसमें, जो कि हमारा बैक्टीरिया से रिलेटेड है। थर्ड एग्जांपल है इसमें, देखिए बैक्टीरिया के अंदर एक पाथवे होता है, और वो पाथवे लीड करता है फॉलिक एसिड सिंथेसिस को। फॉलिक एसिड देखिए एक बी विटामिन है, एक विटामिन है, और ये विटामिन फॉलिक एसिड जिसकी हम बात कर रहे हैं, ये बैक्टीरिया में ही सिंथेसिस होती है, ह्यूमन इसको सिंथेसाइज नहीं कर सकता। तो उसके अंदर देखिए एक पाथवे होता है जिसमें एक पैरा अमीनो बेंजोइक एसिड एक रॉ मटेरियल है, और इसको एक एंजाइम डीहाइड्रोटेरेट सिंथेसिस एक एंजाइम है, सिंथेस डीहाइड्रोटेरोट सिंथेसिस, जो कि उसको एक इंटरमीडिएट प्रोडक्ट में चेंज करता है, और फिर वो इंटरमीडिएट प्रोडक्ट फाइनली फॉलिक एसिड में चेंज हो जाता है। तो देखिए जो यहाँ पर एंजाइम है ना, ये डाइहाइड्रोटेरेट सिंथेस, इसका कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर है सल्फोनिलेमाइड। ये ड्रग्स है, ये मेडिसिन है, ड्रग्स की एक कैटेगरी है जिसको हम बोलते हैं, क्योंकि इसमें सल्फर प्रेजेंट होता है इस ड्रग्स में, तो सल्फोनिलेमाइड बोलते हैं इन सारी ड्रग्स को जिसमें कि सल्फर कंपोनेंट है। तो इसकी स्ट्रक्चर पैराअमीनो बेंजोइक एसिड के एनालॉग है, सिमिलर है, थोड़ी सिमिलर है, और ये ड्रग्स इस एंजाइम के साथ कॉम्पिटिटिवली बाइंड करती है और यहाँ पर फॉलिक एसिड के सिंथेसिस को
इनहिबिट करती है, यानी इस एंजाइम को कॉम्पिटिटिवली इनहिबिट कर देती है, जिससे कि इसकी एक्टिविटी कम होती है और फॉलिक एसिड सिंथेसिस नहीं हो पाता। तो ये हमारा थर्ड एग्जाम्पल है जो कि हमने रिप्रेजेंट किया है कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन का। और यहाँ पर कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर कौन है? पैरा अमीनो एंजोइक एसिड एक नेचुरल रॉ मटेरियल है जो कि इस पाथवे में यूज होता है फॉलिक एसिड, और उसमें एक एंजाइम है डिहाइड्रोप्टेरेट सिंथेस जो कि उसका इनिशियल स्टेप पर एक्ट करता है, और इसको एक ड्रग्स है जो हम आर्टिफिशियली सिंथेसाइज करते हैं, वो ड्रग्स वो मेडिसिन इसको कॉम्पिटिटिवली इनहिबिट कर सकती है और यहाँ पर फॉलिक एसिड के सिंथेसिस को रोक सकती है। ठीक है, अब इसमें हम नेक्स्ट में देखते हैं कि जो ये कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर्स है इनका Vmax और Km पर क्या इफेक्ट है। ठीक है, इसी में हम अब देखते हैं कि जो हमारा इनहिबिटर है उसका Vmax और Km पर क्या इफेक्ट है। देखिए, जब हम रेट ऑफ रिएक्शन और सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन के बीच में ग्राफ लेते हैं तो हमें नॉर्मल ग्राफ ये मिलता है, ऊपर वाला वाइट, ये नॉर्मल ग्राफ है जिसमें हमें दिख रहा है कि जैसे जैसे सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन बढ़ा रहे हैं ऐसे ऐसे ही जो वेलोसिटी है वो इंक्रीज हो रही है, और एक टाइम पर ये Vmax को अचीव कर लेता है। यानी Vmax अचीव करने के बाद फिर वेलोसिटी कांस्टेंट हो जाती है। क्यों हो जाती है वो मैं ऑलरेडी पहले ही एक्सप्लेन कर चुका हूं पहले लेक्चर्स में। अब ये जो हमारी रिएक्शन है ये इनहिबिटर के प्रेजेंस में है, और इनहिबिटर की प्रेजेंस में आप देख रहे हो ये ग्राफ हमारा कंपैरेटिवली नॉर्मल ग्राफ से नीचे आ रहा है, लेकिन इसमें भी Vmax अचीव हो रहा है। इनहिबिटर की प्रेजेंस में, कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर की प्रेजेंस में Vmax तो अचीव हो रहा है, लेकिन अगर आप Km देखोगे तो ये हमारे नॉर्मल रिएक्शन के लिए ये हमारा Km है, ये वाला, ये नॉर्मल के लिए, और ये हमारा इनहिबिटर की प्रेजेंस में है। तो हम क्या एक्सप्लेन करते हैं? Km वो सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन है जिस पे कि एंजाइम Vmax का हाफ अचीव करता है, यानी यहाँ पर ये वेलोसिटी Vmax का हाफ जिस कंसंट्रेशन पर होगा उसे हम Km कहेंगे। तो आप देख रहे हो नॉर्मल यानी जब कोई इनहिबिटर नहीं है तो Km की वैल्यू ये है, ये वैल्यू है, लेकिन आप जब इनहिबिटर है तो तब Km की वैल्यू हमारी कहाँ आ रही है? यहाँ से यहाँ तक आ रही है, यहाँ तक। तो Km यहाँ पर इंक्रीज हो रहा है। कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन में जो Vmax है वो अनअफेक्टेड रहता है और जो Km है वो इंक्रीज हो जाता है। Km क्यों इंक्रीज हो जाता है? क्योंकि जो इनहिबिटर है वो एक्टिव साइट पे बाइंड हो रहा है, और एक्टिव साइट पे बाइंड अगर हो रहा है तो वो सबस्ट्रेट को बाइंड नहीं होने दे रहा है। तो Vmax को हाफ अचीव करने के लिए इनहिबिटर की प्रेजेंस में हमें ज़्यादा सबस्ट्रेट चाहिए, हमें ज़्यादा सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन डालनी पड़ेगी, तब वो Vmax का हाफ अचीव करेगा कंपेरेटिव टू जब इनहिबिटर नहीं है। तो Km इंक्रीज हो जाएगा, लेकिन Vmax क्यों अनअफेक्टेड रहेगा? क्योंकि अगर आप इनहिबिटर आपने डाल दिया और डाल के अगर आप सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन को बढ़ा रहे हैं, सबस्ट्रेट को जब वो नॉर्मल था उसके साथ जब इनहिबिटर नहीं था Vmax अचीव कर रहा था, लेकिन अब ज़्यादा सबस्ट्रेट चाहिए Vmax को अचीव करने के लिए, तो जितना आप सबस्ट्रेट डालते जाओगे उतना ही वो इनहिबिटर को वहाँ से हटाता रहेगा, लेकिन Vmax अचीव हो जाएगा। तो हमारा जो कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर है वो Km तो उसका इंक्रीज हो जाता है, यानी वो सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन जिस पे कि Vmax का हाफ अचीव होता है वो हमारा इंक्रीज हो जाता है, लेकिन जो Vmax है वो अनअफेक्टेड रहता है, क्योंकि अगर हम सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन को बढ़ाएंगे तो Vmax हम अचीव कर लेंगे। ठीक है, तो ये हुआ हमारा कंप्लीट कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर्स। अब हम इसके आगे एक्सप्लेन करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर्स। थैंक यू।